सॉरी, शुरू से पकड़ते हैं। अब नॉन सिमेट्रिक सेक्शंस की तरफ आते हैं। जब एक्सिस ऑफ बेंडिंग हमारा सेम नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए हम दो नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सा वाला होगा? जहां पे सेक्शन का सेंट्रोइड लाई करेगा। और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सा होगा? जहां पे वो एक्सिस क्या करेगा? दो ऊपर वाले सेक्शन को, नीचे वाले सेक्शन को दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वल एरियाज में या इक्वल फोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मतलब दो ऊपर कंप्रेशन होगी, नीचे टेंशन होगी, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जहां जब तक टेंशन इक्वल टू कंप्रेशन नहीं आएंगे तब तक ये एक्सिस कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब लाइक अगर इस एक्सिस को हमने कैलकुलेट करना है तो हम सी इक्वल टू टी का सहारा लेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा तो समझ आ जाएगी आपको। It looks the same but they are not for unsymmetric sections। ये एग्जांपल आ गई है। इस एग्जांपल में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। हमने इस पर्टिकुलरली सेक्शन के लिए प्लास्टिक जो मोमेंट आर्म है, प्लास्टिक मोमेंट के लिए वो कैलकुलेट करेंगे ZX। ठीक है, फॉर द बीम शोन। अब इस बीम में आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर टॉप वाला फ्लैंज है वो 14 इंचेस क्रॉस 7.75 इंच। ठीक है, ये सेक्शन, ये ऊपर वाला फ्लैंज जो वेब है आपके पास, वो उसकी लेंथ जो है वो 32 है और जो थिकनेस है वो 5/8 इंच है। ठीक है, इसी तरह नीचे वाले जो फ्लैंज है उसकी जो डायमेंशन है वो 18 इंच क्रॉस 1.25 इंच है। ठीक है, अब ऑल्सो कैलकुलेट MP फॉर FY इक्वल टू 50 KSI। अब ये जरा देख लें कि ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास सेक्शन है ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, सिमेट्रिक है। मतलब अगर आप इसको फोल्ड करें, इस पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे फोल्ड करें तो आपके पास सेम सेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, सेम सेक्शन आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको y एक्सिस पे फोल्ड करें तो ये सिमेट्रिक नहीं है। x एक्सिस पे सॉरी फोल्ड करें तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब ये है कि स्पेसिफिकली दिस सेक्शन इज बीइंग बेंट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये बेंट हो रहा है तो ये इसलिए हम इसकी अनसिमेट्रिक को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और हमें MP कैलकुलेट करना है, इसके साथ साथ FY हमें गिवन है 50 KSI। ठीक है, this section is symmetric about vertical axis, therefore ENA and PNA are same along vertical axis। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेम नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ हम अब क्या करें? ऐसा इसको हम इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल एरियाज में इस तरह डिवाइड करते हैं कि यही सेक्शन मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब जो हम कहते हैं कि सपोज PNA जो है वो किसी डिस्टेंस x पे हमारे साथ है। ठीक है, डिस्टेंस x पे हमारे साथ एक्ट कर रहा है। ठीक है, x ये अब बाद में 6.4 निकलता है, लेकिन पहले हम इसको x एज्यूम करते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी एक डायमेंशन 32 है। ठीक है, ये पूरा 32 के बराबर है। अगर ये x है तो ये वाला पर्टिकुलरली सेगमेंट किसके बराबर हो जाएगा? 32 माइनस एक्स। तो हम अभी इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं कि कितना आता है। 14 इंटू 0.75, ये पर्टिकुलर डायमेंशन तो आ गया। ठीक है, हमारे पास ये एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है,
और प्लस ऊपर वाला एरिया, ये इससे ऊपर वाला एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 5/8 इसकी थिकनेस हो गई, इसका तो एरिया आ गया हमारे पास, इस पर्टिकुलर एरिया की थिकनेस हो गई, और ये डायमेंशन कितना हो गया 32 माइनस एक्स। ठीक है, और इसी तरह नीचे हमारे पास ये 5/8 है और ये x डायमेंशन है, तो इसकी जो हमारे पास ये 5/8 इंटू एक्स प्लस 18, ये वाला पर्टिकुलर एरिया हम ले लेंगे, तो 18 क्रॉस 1.25। इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 6.4 इंच आता है। अब ये 6.4 इंच जो है वो ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से अगर हम डेटम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इस डेटम अगर हम ले रहे हैं बिलो द सेक्शन जस्ट, तो फिर उसमें ये डायमेंशन हमें ऐड करना पड़ेगा अगर हम इसको डेटम से ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है। सो पी एन ए इज इक्वल टू 6.4 प्लस 1.25, 1.25 इसकी डायमेंशन हो गई, उसको हमने ऐड किया इसमें, तो हमारे पास 7.65 इट्स फ्रॉम इंचेस फ्रॉम द बॉटम बिल्कुल फ्रॉम द रेफरेंस। ठीक है, अब हम इसका प्लास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। प्लास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, अब 4 हिस्सों में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब टॉप हमारे पास ये डायमेंशन भी आ गई है। ठीक है, 32 माइनस एक्स कर दी तो इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। अब एरिया इसके किसके बराबर है, ऊपर वाले का 14 इंटू 3/4, तो ये आपके पास 10.5 इंच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब टॉप वेब का कर लें, 32 माइनस एक्स 6.4 कर ले, तो ये आपके पास बन जाएगा 25.6 इंटू 5/8 कर दें, आपके पास कितना आ जाएगा 16। इसी तरह 6.4 इंटू 5/8 4। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन है उसका भी आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 इंचज इंटू 1.25, तो आपके पास आ जाएगा कितना 22.5। अब हर एक का डिस्टेंस जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द रेफरेंस। ठीक है, इसका कितना आएगा, नीचे से ये 1.25 प्लस 32, बल्कि सब इस तरह नहीं है, अच्छा ये पी एन ए से हमारे पास डिस्टेंसेस है। ठीक है, पी एन ए से तो जो टॉप फ्लैंज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 32 माइनस एक्स, एक्स में पुट कर लेंगे, और प्लस हाफ ऑफ दिस। ठीक है, हाफ ऑफ 3/4। ठीक है, 3/4 का हाफ लेंगे और इस 32 माइनस एक्स डिस्टेंस में इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये 25.975 आएगा। ठीक है, इसी तरह जो टॉप फ्लैंज है उसके जो डिस्टेंस है वो 32 माइनस एक्स, जो हमारे पास डिस्टेंस है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो होगा इस पी एन ए से 32 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 12.8 आ जाएगा। जी आकाश, अच्छा इसी तरह जो ये सारा मैं आखिर में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है, अगर किसी के सवाल हो तो साथ साथ हाथ रेस करे काइंडली। अच्छा, इसी तरह जो बॉटम फ्लैंज का जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलरली, मैं रब कर देता हूँ सारा ताकि क्लियर आपको नजर आए। इसी तरह जो बॉटम फ्लैंज का डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम पी एन ए, इट विल बी हाफ ऑफ 6.4। तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये आया 3.2। ठीक है, 3.2 आया है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बॉटम फ्लैंज है उसका कितना आएगा, 6.4 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2, तो वो 7.025 आता है। अब ए वाई हम दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ लेके और सबको फिर ऐड कर दें इस डायरेक्शन में, तो आपके पास 648 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो 648 आपके पास जेड एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसके इसको सिंपल क्या करना है, प्लास्टिक मोमेंट मालूम करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दें एफ वाई से, आपके पास प्लास्टिक मोमेंट की जो कैपेसिटी है तो वो आ गई है। अच्छा, अब तो ये प्लास्टिक, अब हम देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंसेस आ रही हैं इलास्टिक कैलकुलेशन से वो क्या आ रही है, कि इलास्टिक अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें तो वो क्या बनती है। अगर इलास्टिक कैलकुलेशंस हम इसकी करें तो वो इस तरह है कि जो आपका, उसको हम फिर 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज। उसमें फिलहाल हम इसका जो सेंट्रॉइड है वो आखिर में मालूम करते हैं। तो टॉप फ्लैंज का जो एरिया है वो जो शुरू में हमने कैलकुलेशंस की थी वो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है सारी। ठीक है, वो सारा मेथड वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो सबसे पहले वाला टेबल जो क्वेश्चन एग्जांपल मैंने सबसे पहले इलास्टिक कैलकुलेशंस के लिए करवाई है वो सारा टेबल यहाँ पे रिपीट होगा। तो हमारे पास जो ई एन ए आता है वो आता है तकरीबन 13.436 पे आता है। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास ई एन ए आता है, वो आता है, या सेंट्रोइड जो हमारे पास आता है सेक्शन का वो 13.436 पे आता है फ्रॉम डेटम नीचे से। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस 13.436 है। तो ये मतलब चूंकि सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है तो इसका सेंट्रॉइड बी सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब या ऊपर वाला डिस्टेंस डिफरेंट होगा टॉप एक्सट्रीम फाइबर तक, और नीचे वाला एक्सट्रीम फाइबर तक डिस्टेंस डिफरेंट है। अब हमने जब यील्ड मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि एक्सट्रीम फाइबर तक का जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है उससे हमने कैलकुलेट करना है। उस वजह से हमारे पास एक जो इलास्टिक बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। वो ये आ रहा होता है कि हम जो सेक्शन मॉडुलस है वो कैलकुलेट करते हैं, अगर हम टॉप वाला डिस्टेंस लें, जो एक्सट्रीम फाइबर, टॉप एक्सट्रीम फाइबर टू सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन वाला डिस्टेंस लें, या या हम नीचे वाला डिस्टेंस लें, जो कंप्रेशन टेंशन फाइबर से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है। वो कौन सा वाला डिस्टेंस हमने, एक 13.436 आया फ्रॉम द बॉटम, लेकिन ऊपर से कितना होगा, ये h माइनस वाई डैश करते पूरे हाइट से ये पर्टिकुलरली हाइट माइनस कर ले तो ऊपर वाला सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए इसको हमने सी टॉप से डिनोट किया हुआ है, एक को सी बॉटम से डिनोट किया हुआ है, एक को सी टॉप से डिनोट किया हुआ है। तो अगर जो प्लास्टिक मॉडुलस हम दोनों से कैलकुलेट करते हैं तो आई तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन सी टॉप डिफरेंट है और सी बॉटम डिफरेंट है। तो इनमें से जो जो कम आएगा हमारे पास, जो हमारे पास कम आएगा उसको हम लेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी में हम कम वाला यूज करते हैं एम वाई। ठीक है, तो जो एम वाई होगा एफ वाई इंटू मिनिमम ऑफ दिस सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू टॉप
फ्लैंज एंड सेक्शन मॉडुलस ड्यू टू बॉटम जो डिस्टेंस है। तो इसमें जो सबसे इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो ये आया, ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज आई। इसमें से हमने ये वाली पिक करनी है क्योंकि ये 484 ये पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आती है तो आपने वो पिक कर लेनी है और एम वाई यील्ड मोमेंट मालूम कर देना। अब कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारे पास ये 2020 आया है, ठीक है, और हमारे पास एमपी कितना आया था 2701 के फिट। सो एमपी इज ग्रेटर देन एम वाई। और जो न्यूट्रल एक्सिस ड्यू टू क्या कहते हैं उसे, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो हमारे पास आया है वो 7.65 इंचेस फ्रॉम द बॉटम है, ठीक है। और जो हमारे पास इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो 13.436 फ्रॉम द बॉटम है। तो यहाँ पे ये भी शो हो गया कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यही फाइनल ऑब्जर्वेशंस हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलरली जो टेबल्स नॉन सिमेट्रिक सेक्शंस के लिए जो हम लोकेशन स्टील मैनुअल आइडेंटिफाइज लोकेशन ऑफ बोथ ईएनए एंड पीएनए। अच्छा, हम जाते हैं देखे टेबल 1-7 में जाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए इन्होंने जो सेंट्रॉइड्स है वो उसकी वैल्यूज अलग अलग बताई हैं, वाई डैश और वाई पी। ये दोनों वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। तो ये जो है हमारे पास, अच्छा इसके बाद मैं ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि यही लड़के वापस चले जाते हैं और फिर वो ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि क्लास में डिस्टरबेंस हो। अच्छा, जो यील्ड ईएनए है हमारे पास वो ये पर्टिकुलरली वैल्यू है, और पीएनए जो है वो पर्टिकुलरली वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। ये एंगल्स के लिए, क्योंकि एंगल्स हमारे पास अनसिमेट्रिक सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईएनए और पीएनए लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, अगर लॉन्ग वाई एक्सिस पर क्या आ सकता है, ठीक है। इसी तरह एक्स पी भी होगा। अच्छा, तो ये एक पर्टिकुलरली जो चीज़ थी ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था एंगल्स के लिए। यहाँ पे भी इन्होंने शो किए वाई डैश और वाई पी, ठीक है। और इन दोनों में से हमने स्मॉलर वैल्यू पिक करनी होगी। जो एस की वैल्यू है एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, उसमें से हमने जो वॉल ये जो पर्टिकुलर कोड है वो स्मॉलर वैल्यू ही शो कर रहा होता है हमेशा। ये जो वैल्यूज शो कर रहा है एस की, ये स्मॉलर वैल्यूज ही उन्होंने ऑलरेडी पिक की हुई है। अच्छा, टेक्निकली जो पीएनए होता है वो लोकेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स टेंशन के इक्वल आ रहा होता है। वो एक्चुअली कोरिलेट कर रहे होते हैं उसको एरिया से, लेकिन एरिया से कैलकुलेट हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास एफ वाई जो पर्टिकुलरली है वो सेम हो दोनों पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्शंस मल्टीपल हाइब्रिड सेक्शन, जो हमारे पास हाइब्रिड सेक्शन ये हो कि उसका फ्लैंजेस डिफरेंट मटेरियल से बने हो और उसका वेब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हो। तो उस केस में फिर हम C इक्वल टू टी का यूज करेंगे डायरेक्ट और फिर उससे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एफ वाई सेम है सब में तो फिर ये होता है कि हम एरियाज को इक्वल करके आसानी से जो पीएनए है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस हैं, व्हेन डीलिंग विद बीम्स symmetric beam which are symmetric about their axis of bending, ENA and PNA occur at same location. Elastic neutral axis and plastic neutral axis occur at same location. Only one value of S is computed. ठीक है। और MP is larger than MY, ये चीज हमने नोट की जब हम एग्जांपल कर रहे थे। जब हमने उसके बाद फिर देखा कि when dealing with beams not symmetric about their axis of bending, तो फिर क्या होता है कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डू नॉट अकर एट द सेम लोकेशन। फिर जब हम इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज आती है एस की, क्योंकि सेंट्रॉइड डिस्टर्ब हो जाता है मिडिल से,
तो क्योंकि अनसिमेट्रिक सेक्शन है तो उस वजह से हमारे पास दो वैल्यूज आती है। वो क्यों आती है? सी टॉप की वजह से और सी बॉटम की वजह से। उसकी वजह से जो वैल्यू आपके पास कम आएगी वो आप पिक करेंगे। एम वाई इज कंप्यूटेड बाई एफ वाई मल्टीप्लाइंग एफ वाई बाई द स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यूज। हाउएवर एम पी इज स्टिल लार्जर देन एम वाई। अच्छा, ये इसकी रीजन क्या है कि हम उसमें से स्मॉलर वैल्यूज पिक करते हैं? बिकॉज द रीजन वी मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वैल्यूज of the two s values is because we are trying to figure out which side of the beam yield first. टॉप वाला पहला yield करता है या बॉटम वाला पहला yield करता है? तो जो कम आएगी वो पहले yield करेगी, और पहले yield करेगी तो अगर दूसरे को फिर हम नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं बीम कैपेसिटी को मालूम करने के लिए और रोल ऑफ एल बी। एल बी हम पढ़ेंगे कि ये एल बी क्या है। ये ब्रेस्ट लेंथ है एक्चुअली। तो इस पर्टिकुलरली इसके बाद जो अभी एग्जांपल आ रहा है उसमें हम ब्रेस्ट लेंथ को नहीं डिस्कस करेंगे। मतलब जो एग्जांपल हम डिस्कस वो कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फ्रेम फ्रेम का होगा, एल बी उसमें जीरो होगा। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर में जो एग्जांपल होगा वो उसमें हम इसको एल बी को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसको बीम कैपेसिटी मालूम करने में। अ, अच्छा, for steel beams there are their maximum possible capacity is mp equal to fy into g। जो maximum possible capacity है वो plastic moment के बराबर होती है। maximum possible capacity, to be clear, this that's not the capacity of every beam, that is just a beam's maximum possible capacity। ये इसमें मसला ये आ सकता है कि बीम अगर बकल ना हो तब ये कैपेसिटी अचीव हो सकती है। लेकिन अगर बीम में बकलिंग की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि बीम में अगर डिफ्लेक्शन देख लें तो टेंशन साइड पे तो ठीक है, इसमें हम बकलिंग नहीं कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन भी हो रही होती है इस फेस पे। उसका इस कंप्रेशन जो कम हो रही होती है इस फेस पे, उसकी वजह से बीम बकल करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है। सो लाइक कॉलम बीम प्रेजेंट स्टेबिलिटी इश्यूज, पार्ट ऑफ बीम इज इन कंप्रेशन। ठीक है। तो कुछ पार्ट बीम का चूंकि कंप्रेशन में होता है तो वो बकल करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑल्सो लाइक कॉलम्स बीम कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या है? और मोर स्पेसिफिकली द डिस्टेंस बिटवीन ब्रेसेस एल बी। ठीक है। इट्स अ फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग। जो स्ट्रेंथ आपकी कैपेसिटी होगी वो ब्रेसिंग लेंथ के फंक्शन का फंक्शन होगी। ठीक है। उस पर डिपेंड करेगी एल बी के लेंथ पे। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है ब्रेसिंग के? ब्रेसिंग के एग्जांपल्स ये हैं कि जो ये आपके पास एक बीम है। ठीक है। ये जो लंबे लंबे डायरेक्शन में जो पड़े हुए हैं ये आपके पास ये चार बीम्स है। ठीक है। इनको हमने डिफरेंट जगहों पे ये क्रॉस फ्रेम्स या डायफ्राम्स प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि इनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये इस तरफ बैंड ना करे। ठीक है। कंप्रेशन की जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये जो टॉप टॉप वाली जगह है ये इसको बैंड इस तरफ बैंड होने की कोशिश कर रही होती है। तो अच्छा, एक और मीटिंग स्केड्यूल कर देते हैं।
ये मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर देता हूँ, इस पे आपने ज्वाइन करना है इसको। ठीक है, जब ये मीटिंग पर्टिकुलरली ख़त्म हो जाए तब। अच्छा, दूसरा जो ब्रेसिंग का एग्जांपल है, हम इसको क्रॉस फ्रेम से भी ब्रेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलरली बीम्स को, और दूसरे बीम से भी हम इसको ब्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेसिंग है, क्योंकि ये बीम ऊपर जब इस पे लोड आएगा इस तरह, तो ये अगर लोड यील्डिंग कंप्रेशन वाली रीजन अगर बकलिंग लोड से ज़्यादा होगा उस कैपेसिटी, तो ये बेंड करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ठीक है, अंदर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे इसको ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीम्स। अदर दूसरे बीम्स भी लगा सकते हैं और क्रॉस फ्रेम्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब जब हम डिनोट करते हैं किसी भी ब्रेस को, तो उसमें हम ये इस तरह के निशान लगाते हैं, और उसके जो सेंटर का सेंटर डिस्टेंस होता है वो एल बी के बराबर होता है। ठीक है, ये एल बी के बराबर होता है, और ये मतलब दो दो ब्रेसेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो एल बी के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर केस में ये एल बाई 3 के बराबर है, टोटल लेंथ डिवाइड बाई 3। ठीक है, जो ब्रेसेस है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथन करते हैं आपके बीम को। ठीक है, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो वही रहती है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी वही रहती है। अच्छा, अब जो एग्जांपल हम करने जाएंगे ना, वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलरली एल बी को पहले जीरो कंसिडर करेंगे, कि अगर हमारे पास ब्रेस लेंथ ना हो और या एल बी इक्वल टू जीरो हो, तो फिर क्या सिनेरियो बनता है। और अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रीटली ब्रेस्ड हो, मतलब अप्रिशिएबल डिस्टेंस हो उसका, तो फिर क्या हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जो एग्जांपल है वो हम कंटिन्यूसली ब्रेस्ड सिस्टम का करते हैं कि we will first consider the case of continuously braced system. In other words, consider an infinite amount of braces. ठीक है, another way of thinking about it is that LB equal to zero. We will look later at discretely braced beams. ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उसको कैसे सॉल्व करना है। नोट दैट देयर इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस ब्रेसिंग। जो ब्रिज डेक होते हैं आपके पास, कंक्रीटिंग करने से पहले जब आप उस पर जो स्टील शीट चढ़ाते हैं उसको आप ब्रेस करते हैं, स्टड्स, शेयर स्टड्स प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी लंबे लंबे स्टड्स होते हैं। ये आप इस पर्टिकुलरली सेक्शन में पंच कर देते हैं। ठीक है, जब कंक्रीट आप इस पे पोर कर देते हैं, तो ये कंक्रीट के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये पर्टिकुलरली स्टील यील्ड होने की कोशिश करता है, तो ये पर्टिकुलरली कंक्रीट और ये शेयर स्टड्स का जो बॉन्ड है वो उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब अलोंग द लेंथ, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इट इज़ ए कंटिन्यूसली ब्रेस्ड बीम। ठीक है, सो दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जो ब्रिज डेक्स हम इंस्टॉल करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के ब्रिज डेक्स, तो उसमें हम ये पर्टिकुलरली सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो कि एक कंटिन्यूसली ब्रेस्ड बीम की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है। और अच्छा, इस बीम के जब हम एनालाइज कर रहे होंगे, तो उसमें भी वही उसी तरीके से हम मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, शेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं और डिफ्लेक्शन लिमिट्स भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड दैट वी नीड टू मीट ऑल दीज कंडीशन रिगार्डलेस ऑफ आवर ब्रेसिंग कंडीशन। मतलब ये जनरल कंडीशंस है कि ये आपने पूरी करनी है हर दफा जब भी आप स्टील बीम्स को एनालाइज या डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, दो दो तीन और बातें यहाँ पे याद रखने की है कि जो शेयर है, नॉर्मली शेयर में हम ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहे होते हैं,
ऑलमोस्ट ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलरली जो हमारे पास ये पर्टिकुलरली जो 5VN है, ये ऑलमोस्ट हर दफ़ा सेटिस्फाई होता है, लेकिन इसको जो कंप्यूट करने का तरीका है वो भी हम बाद में देखेंगे। इस पर्टिकुलरली सेक्शन में हम सिर्फ ये देखेंगे, जो इस पर्टिकुलरली जो आने वाला सवाल है उसमें हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलरली टेबल्स को हम कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्शंस कैलकुलेशंस आर मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दे आर इन कंक्रीट। ठीक है। हाँ, डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन भी सिंपल सी हैं और वो भी मतलब आसानी से मालूम हो जाती हैं। ये अभी आप एग्जांपल हम देखेंगे तो अच्छा, जो मोमेंट कैपेसिटी है कंटिन्यूसली ब्रेस्ड बीम्स के लिए, वो किसके बराबर है? वो एम पी वाली इक्वेशन के बराबर है। एम पी इज इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड एक्स। उसके साथ 5b हमने मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू 0.9। अब जब हम टेबल 3-2 खोलते हैं कोड का, टेबल 3-2 एफ वाई इक्वल टू 50 के एस आई के लिए जेड एक्स की वैल्यूज, इसको जेड एक्स टेबल भी नॉर्मली कहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जेड एक्स की वैल्यूज क्वेश्चन में कैलकुलेट, अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इस टेबल की तरफ आते हैं और जेड एक्स के अगेंस्ट सेक्शन को देखते हैं कि सेक्शन हमें कितना स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो वैल्यू है 5bx इंटू एम पी एक्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली वैल्यू जो है हम पिक करेंगे और ये जो ऊपर हमने शेयर का डिस्कस किया तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। डिजाइन फिलहाल तो हम डिजाइन 8 से इसको लेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होते हैं। इस पर्टिकुलरली लेक्चर में या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये वाकई यही आती है जो यहाँ पे हम पिक करते हैं या नहीं करते। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, सर्विसिबिलिटी एक और चीज नोट कर लें, इस पर्टिकुलर स्लाइड में और कुछ नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि जो मोमेंट और शेयर कैपेसिटी है उसके लिए हम लोग जो लोड इंक्रीजिंग फैक्टर्स है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। जो सर्विस लिमिट स्टेट्स हैं, जो आपके डिफ्लेक्शंस हैं, वो पर्टिकुलरली आपके डे टू डे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। मतलब आपका ये स्ट्रक्चर परफॉर्म किस तरह कर रहा है, आपको रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, तो उसको हम फिर फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई करते, क्योंकि उसकी बिहेवियर को हमने रियलिस्टिक रखना होता है ताकि हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस आए। तो उसको जो फैक्टर्स है उसको हम सर्विस लोड पे ही रखते हैं, डेड लोड लाइव लोड वही वैल्यूज लेते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 51 तो आ गए हैं, 1 मिनट रह गए। क्या नाम है, अली रजा, काइंडली अटेंडेंस ले लें इनका। हेलो अली। ले लिया सर, ले लिया, अटेंडेंस ले लिया। अच्छा, अब ये दूसरा सेशन स्टार्ट और दूसरी क्लास तो नहीं है इसके बाद आपकी? नहीं सर, नहीं है। तो ये तीसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो मैं वहां पे अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है। यहाँ पे अभी 1 मिनट रह गया है सिर्फ। ठीक है। जी सर।